नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज हमारे साथ है जाने माने फिल्म स्टार, कॉमेडियन और हमारे अपने ही ख्याली सारन। सारन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे आपके फिल्मी सफ़र के बारे में बात करेंगे। आप 18 एसपीडी से हैं। आपका गांव बहुत छोटा सा गांव है। इतने छोटे से गांव से उठ कर के आप मुंबई जैसे महानगर में गए, तो ये फिल्मों में काम करने का विचार कैसे आया? और कितना ऐसा इतना कॉन्फिडेंस भी कहाँ से पैदा हुआ कि साहब मैं वहाँ जा कर के कामयाब हो जाऊँगा? दिया सोने का है या मिट्टी का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि उसकी रोशनी कितनी है। तो ये बात आपकी सही है। मेरा गांव बिल्कुल छोटा सा है और मैं जब टीवी में आ गया उसके 2 साल बाद मेरे गांव में लाइट आई। अच्छा। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे टीवी में नहीं देखा। कल उन्होंने अखबार के जरिए फोटो देखी और उन्होंने सोचा भी शायद बड़ा आदमी बन गया होगा, नाम हो गया होगा। मेरा शौक था स्कूल में, मैं बाल सभा में हीरो में ही होता था। डांस, म्यूजिक, कभी राजस्थानी, कभी हरियाणवी, कभी पंजाबी, हनुमानगढ़ का होने के नाते यहाँ तीनों कल्चर है। और वो शौक मुझे फिल्में देखने की तरफ आकर्षित कर गया। फिल्मी सफ़र एक्चुअल में मेरा शुरू हुआ था, पहली फिल्म मैंने देखी थी 84 में, जवाब हम देंगे। उसके बाद सूरतगढ़, पीलीभंगा, रावसर में कोई फिल्म नहीं जाने दी मैंने, चाहे मैं साइकिल पे रात को 25 किलोमीटर आगे देख के जाता था। तो वो शौक मुझे कि यार ये बड़े स्पेशल हैं लोग जिनकी हम फोटो देखते हैं, मिलने के लिए तरसते हैं, तो क्यों ना ऐसा बना जाए। कुछ बनने की चाहत में मैं श्री गंगानगर चला गया 93 में। वहाँ मैं 1 साल गार्ड रहा स्विमिंग पूल पे। फिर मैंने JCT मिल में, कपड़ा मिल में नौकरी करी 6 साल। उस दौरान मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया था। पर मैंने अपने आप को यही कहा कि आए रखिए, जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं अड़ाए रखिए। अड़ाए रखिए, वाह। तब से लेकर आज तक हाथ और टांग दोनों अड़ा रहे हैं। फिर मैंने ये भी सोचा कि जीवन में देखिए टेंशन आती है बहुत सारी। टेंशन आए तो दुगना काम करो। वेरी गुड। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा किसी पुल सा धड़। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा में और ज्यादा वजन। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस रहा मेरा शुरू से ही। जब मैं कुछ नहीं था, मजदूर था उस टाइम में, तो मेरा नाटक सीखने की बड़ी तमन्ना थी। मैंने थिएटर किया राष्ट्रीय कला मंदिर के साथ, जयपुर जवाहर कला केंद्र में, बीकानेर टाउन हॉल में मौका मिला। जब मुझे लगा कि मैं थिएटर सीख रहा हूँ, 5-6 साल हो गए, एंकरिंग कर लेता हूँ, तो मैं 2000 में चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। चंडीगढ़ में मैंने खूब एंकरिंग की, खूब इवेंट कंपनियों के साथ काम किया। तो वो जो मेरा 6 साल गंगानगर, 6 साल चंडीगढ़ का जो एक्सपीरियंस था, जिसमें मेरा मेन कॉमेडी और शायरी और जोक और मस्ती रहता था, वो चीज़ मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस मुझे लाफ्टर चैलेंज 2 में ले गया। काम आया वहाँ। लाफ्टर चैलेंज 2 में जीत गया, फाइनल तक पहुँच गया, पहचान बन गई। और शो इतना बूम था, हिट था, दौर था एक। तो कॉमेडी सर्कस शुरू हो गया। फिर सिंह इज किंग जैसी फिल्म आ गई। तो बस वो सिलसिला फिर जो शुरू हुआ, तो वो परमात्मा की दया से आज 12 जुलाई को हनुमानगढ़ स्थापना दिवस है, अभी चल ही रहा है। ख्याली जी, आप फिल्मों में गए तो फिल्मों में तो और भी बहुत कैरेक्टर होते हैं। जी। आपने ये कॉमेडियन बनना क्यों पसंद किया? सर मैं कॉमेडियन बनना पसंद या किसी ऐसे कैरेक्टर से आप प्रभावित थे कि साहब मैं वैसा बनना चाहता हूँ? नहीं, मैं ना किसी तरीके से स्टेज पे जाना चाहता था। मुझे डांस नहीं आता था, मुझे सिंगिंग नहीं आती, हालांकि मैं करता था जोर जबरदस्ती। आज भी मैं करता हूँ, मैं धक्के से ही तो डांस करता हूँ, धक्के से सिंगिंग करता हूँ, लेकिन मुझे बेसिक आता नहीं है कुछ भी। अब कॉमेडी ऐसी चीज थी कि स्टेज पे मौका मिल गए तो 4 बातें बोली तो उसका रिएक्शन आता था। डांस 5 मिनट करो, कोई रिएक्शन नहीं आता। गाना आप पूरा सुना दो 5 मिनट का, कोई रिएक्शन नहीं आता। खत्म होने के बाद तालियां बजती है। कॉमेडी मैंने एक लाइन बोली कि 72% नमस्ते, 28% GST कट गया। तो उसका लाफ्टर आता है कि मेरे अंदर आर्ट इतना कूट के भरा है। थोड़ा ज्यादा कूट दिया। माँ बाप ने कूटा। अच्छा। बात का ना रिएक्शन तुरंत मिलता है, तो मुझे उसमें मजा आने लगा। यस यार, मेरी शायरी, मेरा जोक, मेरी बातें लोग हंसते हैं, रिएक्शन देते हैं,
और वो एक ऐसा आर्ट था जिसको जादूगर लोग यूज करते हैं ना, हिप्नोटाइज, कि हम जब चाहें सामने वाला हंसता है, हम जब चाहें वो ताली बजाता है, हम जब चाहें उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, हम जब चाहें एक देशभक्ति की बात करके उसको सीरियस कर देते हैं। अरे मैं तो हिप्नोटाइजम करने का जादू सीख गया, इससे ज्यादा क्या। तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का ऐसे शौक पड़ा, लेकिन थिएटर करते करते मैं सीरियस एक्टर हूँ बहुत, और मैंने मेरे बेटे को वही तैयारी करवाई सीरियस एक्टिंग की। अब मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करता कि मैं सीरियस एक्टिंग कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो कॉमेडी की एक मोहर लग गई और मुझे मजा आने लग गया है, लोग हंसते हैं, और इससे अच्छा और क्या 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 होगा कि मेरा घर भी चल रहा है और लोगों को खुशी बन, लोगों को खुशी भी मिल रही है। ख्याली जी, मेरा सवाल है कि कोई ज़माना था जब कॉमेडियन थे महमूद, असरानी, गोप, IS जौहर वगैरह वगैरह, केस्टो मुखर्जी, उनकी वजह से उनकी वजह से फिल्में चलती थी। और आज जब हीरो खुद कॉमेडी कर रहा है या करने लगा है, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं? सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक जमाना था जब कॉमेडियन को स्पेशल लेना पड़ता था, उसका एक पार्ट होता था बीच बीच में। आज मजबूरी ऐसी है कि जनता अगर देखेगी तो फन देखेगी, हीरो को भी मजबूरन कॉमेडी में उतरना पड़ा, विलन को भी कॉमेडी में उतरना पड़ा, सॉन्ग भी फनी हो गए। आज कपिल शर्मा जैसे आर्टिस्ट का शो इतना बड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइज कॉमेडी का इतना दायरा बड़ा हो गया कि एक छोटा सा कॉमेडियन भी अगर टीवी में एक बार दिख गया तो वो जो 2-4 हज़ार लेता था उसको 40-50 हज़ार रुपये मिलने लग गए। तो ये कॉमेडी के लिए अच्छे संकेत हैं। और हीरो जब कॉमेडियन गोविंदा हो, अक्षय कुमार हो, एज ए हीरो आने लगे, तो क्या पता कोई करेक्टर ही ऐसा आ जाए कि मेरे जैसा मरियल फालतू सा आदमी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं भी कल को हीरो आ जाऊँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने करके दिखाया है। तो ख्याली जी, पहले कॉमेडियन कॉमेडी करते थे, आज हीरो कॉमेडी करता है जी। अब ज़्यादा अच्छा है या तब पहले अच्छा था? नहीं, अब सर क्या हीरो कहानी में आ गया, तो वो हीरो है तो वो पूरी कहानी में ही कॉमेडी रहेगी। पहले क्या होता था, एक जमाना था जब सामाजिक मैसेज देते थे, सोशल मैसेज देते थे, तो वो मैसेज के साथ कॉमेडी नहीं कर सकते। तो एक पार्ट चला कि रिश्ता हुआ, फिर कॉमेडियन का पार्ट चला, कॉमेडी हुई, फिर शादी हुई, फिर कॉमेडियन का पार्ट चला, फिर बच्चे हुए, कॉमेडियन का पार्ट चला, फिर उसने बदला लिया, विलेन को मारा, फिर कॉमेडियन, ऐसे होता था। तो वो सामाजिक भी चल रहा था, फन भी चल रहा था। अब जब पता लगा लोगों को कि प्रोड्यूसरों को कि ये तो सिर्फ कॉमेडी की वजह से चल रहे हैं, मतलब है कि 95 के आसपास बाद में आके लोग इतने पढ़े लिखे हो गए कि उनको मैसेज की कोई जरूरत नहीं है। आज अगर मैं मैसेज दूंगा जी पौधे लगाओ, बेटी बचाओ, सब जानते हैं, सब मेरे से ज्यादा समझदार है। तो मेरा प्योर है कि सीधा फन करो, मजे दो, मजे लो, एंजॉय करो लाइफ और निकल लो पैसे। ख्याली जी, वर्तमान दौर में जो फिल्में बन रही हैं जी, उसमें न तो जॉनी लीवर नज़र आ रहे हैं, न कोई राजपाल यादव नज़र आ रहा है। क्या फिल्मों के अंदर कॉमेडी का जो महत्व है वो कम हो गया है क्या? नहीं सर, कम नहीं हो ना। हीरो कॉमेडी कर रहा है, विलेन कॉमेडी कर रहा है। अब थोड़ा सा ना दौर बदल गया। एक जमाना था, आप देखते हैं सिंगल स्क्रीन में भी 1000 सीटें होती है, 4 शो चलते थे और चारों ही ओवरफ्लो। फिल्म कैसी है कैसी नहीं है वो मतलब नहीं है, लोगों को सिनेमा में जाके फिल्म देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अरे कब कार चल रही है, पर्दे पे जहाज उठ रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, चलती हुई फोटो देखना बड़ा अजब लगता था। अब धीरे धीरे वो इतना कंजेस्टेड हो गया है कि आजकल लोग फिल्म बनाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं और लोग उसको वहीं से देख लेते हैं, सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब बदलाव आ गया। उसके बाद सिनेमा का दौर आया तो 200-250 सीटों के मल्टीप्लेक्स बन गए। आज लगभग बड़ी सिटियों में मल्टीप्लेक्स भी बंद हो गए हैं। तो एक फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को, तो 3 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है। पहले गोल्डन जुबली मनाती थी, 50-50 दिन चलती थी। तो अब वो दौर बदल गया है। दौर बदल गया तो अब दौर यूट्यूब का आ गया। पहले हम सिनेमा में जाके टिकट खरीदते थे, अब हमें ऑन रिचार्ज करवाना होता है नेट और उसको हम देखते हैं। तो वो ऑनलाइन जमाना हो गया। बस फिल्मों का तरीका बदल गया। फिल्में तो वही है, बातें वही है। खाली जी फिल्में तो वही हैं, लेकिन फिल्में फिल्में ही हैं, सिनेमा सिनेमा ही है। जो चीज़ सिनेमा में है वो टीवी में कहाँ। तो आपको नहीं लगता कि जो कॉमेडियन है वो सिर्फ
टीवी के पर्दे तक ही सीमित होकर के रह गया। हाँ सर, वो क्या एक्टर थे तो वो पर्दे पे सिर्फ एक्टिंग ही कर पाते थे। उनका शोज करना या कोई और सोशल वर्क पे जाना करना उनके पास पहले टाइम नहीं होता था। जब फिल्मी लाइफ से रिटायरमेंट होने के बाद में कोई बुला के इंटरेस्ट नहीं होता। और हर एक का सर एक दौर होता है। जैसे आपने पिछला सवाल पूछा था ना, जोनी लीवर आते थे रात का। मैं अगर मेरा बताऊं तो मैंने 6 साल गंगानगर में मजदूरी करी, नाटक सीखे। 6 साल चंडीगढ़ में मजदूरी करी, नाटक सीखे। 6 साल मुंबई में मैंने खूब टीवी के शोज किए। फिर मैं 2000 के बाद 7-8 के बाद में मैंने गांव में एजुकेशन सिस्टम सेट करने स्कूल की एक पहला बोर्डिंग सैनिक स्कूल बनाया। अब मुझे 6 साल मुझे वहां लगाने हैं। मैं साथ साथ कर रहा हूँ सारे काम। अब 6 साल मेरे पूरे होंगे 2018 में। उसके बाद हो सकता है मैं 6 साल राजनीति भी करूँ, हो सकता है मैं 6 साल बाबा बन के कोई आध्यात्मिक टूर पे निकल जाऊँ। तो छक्का मारा निकल जाता हूँ। तो सबका यही रहता है। नहीं तो ये कुछ 6 से आपको ज़्यादा प्यार है कि ऐसे ही कुदरती। अच्छा 6 साल लगाने हैं। 6 साल गंगानगर में, 6 साल मुंबई में, 6 साल सूरतगढ़ में, 6 18 SPD में और 6 राजनीति में। अच्छा ठीक ठीक। राजनीति भी आने का ये है कि मेरे को राजनीति करने के लिए नहीं आना, मुझे कोई सीट टिकट या पद नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए आना है, सुधारने के लिए आऊंगा। अच्छा अच्छा, किस तरह से सुधारेंगे? राजनीति सुधारने के लिए सर क्या है, आज आप किसी भी विधायक को बोलो कि जी हमारी ये नाली है, बना देंगे। 6 महीने बाद फिर बोलोगे हमारी ये नाली है, बना देंगे। 4 साल बाद कहोगे नहीं ये काम नहीं करता, दूसरा बदल लो, गहलोत के मोहर लगा दो। उसको फिर जाओगे नाली है बना दोगे। 4 साल निकलेंगे, नाली है बना दोगे, बना नहीं बनी जी इसको चेंज करो, वसुंधरा ले आओ। अब सर होता क्या है कि नाली बनाने का प्रोसीजर क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ से चलेंगे, कौन पार्षद इस पे साइन करेगा, कौन पटवारी रिपोर्ट करेगा, कहाँ पे ये जाएगा, वो उसकी फाइल गई, उसको मंजूरी मिली, फाइनेंस में गई, फाइनेंस ने उसको पैसा दिया, टेंडर हुआ, नाली बनी, तब जाके काम खत्म होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं मेरे गाँव 18 SPD में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ भाईजान, मेरे गाँव में सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में हमने 350 बच्चों का फर्नीचर बनवा दिया। 5 बच्चे मेरे गांव के फ्री पढ़ा रहे हैं, M.Ed B.Ed है वो। 2 लाख का सामान, अलमीरा, कूलर, वाटर कूलर, पंखे, जो जो स्कूल में होता है, उसका रिजल्ट सर पिछले 3 साल से 100% 10वीं का फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट है मेरे गांव के सरकारी स्कूल का। 12वीं में 20 बच्चे थे, 12 फर्स्ट डिवीजन आए हैं, 8 सेकंड आए हैं। क्यों? हम ये नहीं गए कि विधायक जी, MP जी, कलेक्टर जी हमें स्टाफ दे दो, नहीं, हमें स्टाफ दो, सब चाहिए। क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे है, जिला शिक्षा अधिकारी करेगा, आप उनको बोलो हम उनसे मिलेंगे। हम गए उनके पास, उनसे मिले, वो बोले देखते हैं, कराते हैं। हम दूसरे दिन फिर आए, फिर कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने हमें B.Ed जो कर रहे थे लड़के 5, वो हमें अवेलेबल करवाए। तो हमारा काम चल गया। 5 हमारे पास स्टाफ 12 होता, वहाँ 17 हो गया, तो पढ़ाई अच्छी हुई, स्वाभाविक सी बात है। हमने जब स्कूल में इतना सामान दिया तो वो टीचर हमारे 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे रोज। तो ये व्यवस्था सुधर गई ना। हम अगर किसी के पीछे घूमते रहते, ये हमारा स्कूल का कर दो जी, हमारा क्या बना दो जी, तो शायद नहीं हो पाता। हम MP साहब के पास 2-3 बार गए, हमें 3 कमरे चाहिए जी, उन्होंने 4थी बार मजबूरन उनको करने पड़े, पीछे नहीं छोड़ा हमने। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे गाँव एक बहुत ही सिंगल सी रोड पे है, मैंने देखा मैं उसके हाईवे को लेके पिछले 1 साल से चल रहा हूँ। उसके लिए मैं 2 बार नितिन गडकरी साहब से मिला, 2 बार मैं स्टेट हाईवे अथॉरिटी मिस्टर गुप्ता जयपुर बैठते हैं उनसे मिला, 2 बार उनके चीफ इंजीनियर से मिला। अब यहाँ मिस्टर योगी है, उन्होंने यहाँ की सर्वे करके भेजी, उनके साथ रहा मैं पीछे पीछे, और मैं मतलब मेरे गांव के लोग, मेरी टीम। तो सर काम में इस तरह से है कि उनको काम करना सिखाना है, ना कि आश्वासन देना है, जिसके लिए ना तो टिकट की जरूरत है। ख्याली जी ने बातों बातों में अपनी उपलब्धियां भी बता दी कि साहब मैंने ये करवाया हुआ है, इसलिए मेरे गांव वालों मेरा ध्यान रखना, यही ना। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शौक है। प्रख्यात कॉमेडियन ख्याली सारन से हमारी ये इंटरेस्टिंग बातचीत जारी रहेगी। वक्त तो चला है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर हास्य कलाकार ख्याली सारन से। तो मेरा सवाल ये क्या भविष्य में आपका भी ऐसा विचार है क्या, क्योंकि अब आपको फिल्मों में बहुत कम देखा जा रहा है? नहीं सर, तो क्या आप भी कोई प्रोड्यूसर वगैरह बनना चाहते हैं क्या? नहीं, एक बड़े महान सिंगर है सुखविंदर। हाँ, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हाँ हैं। हाँ हाँ। तो सुखविंदर छैया वाले क्या? छैया। हाँ हाँ। तो यही मैंने उनसे सवाल किया, क्या मैं प्रोड्यूसर बनूं? मेरे बारे में पूछा तो बोले बेटा तेरे को भगवान ने हंसने हंसाने के लिए भेजा है, तो ये स्कूल वाला जो पंगा दिया है ये गलत लिया है, तेरे को ये भी नहीं करना, तो सिर्फ और सिर्फ कलाकारी कर। तो सर प्रोडक्शन का क्या होता है, अलग ही पार्ट है, अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग ही है, कलाकारी का अलग चीज है। अब हमारा काम है कलाकारी करना, हम कलाकारी तभी करेंगे जब हमें सारी सुविधा मिलेगी। अब कैमरा लगाना कैसे हमारा काम नहीं है, सवाल क्या करने हैं हमारा काम नहीं है, तो मैं इजी हूँ। अब मुझे सर किया कराया मिलता है कलाकार को, कलाकार को कलाकारी चंद मिनट जाना है, अपना टैलेंट दिखाना है और कपड़े झाड़ के और वापस चला जाना है, कार में चला जाना है, बस ये कलाकारी। लेकिन वहां तक जाने और कपड़े झाड़ने तक पहुंचने के पीछे उसको 5-6 दिन या 5-6 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है, जो घर से करके आता है। तो मेरी ख्याल तो जो कलाकार है उसको कलाकारी नहीं रहना चाहिए। मैं अगर मुझे काम नहीं भी मिलता है तो भी मेरा प्रोड्यूसर बनने का ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं स्टेज का आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। अभी भी हरियाणा को बने हुए 50 साल हो गए, तो उस खुशी में हरियाणा गवर्नमेंट मेरे 22 शोज करवा रही है। फिर यूपी गवर्नमेंट मेरे स्वच्छ भारत अभियान के 100 शो करवा रही है। तो मेरे आने वाले 365 दिन ही बिजी है, मुझे सिनेमा की। तो ख्याली जी आपने बताया हरियाणा गवर्नमेंट आपके इतने शो करवा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार आपके इतने शो करवा रही है, आपने 20 शो गिना दिए, तो राजस्थान सरकार आपके शो क्यों नहीं करवाती? क्या मैं कभी गया नहीं राजस्थान सरकार के पास, जाना पड़ता है क्या? मुझे बुलाया नहीं, वो मैं या तो वो बुलाए या मैं जाऊँ। मैं क्या आपको लगता है कि आपकी घर में कदर नहीं है? इसका मतलब ये नहीं, घर में कदर नहीं, उनको उस चीज का पता ही नहीं है। आप देखो हिमाचल के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके अंदर साल में 3 फेस्टिवल कम से कम ना होते हो, और उसका बजट 30-30 लाख रुपए, जिसमें बड़ी बड़ी स्टार नाइटें आती है, सुनीति चौहान जैसे कलाकार आते हैं। राजस्थान में ऊंटों का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है, पर कलाकारों का मेला मैंने तो आज तक सुना नहीं। ये आज हनुमानगढ़ के स्थापना दिवस पे मैं आया हूँ, ये भी मैं ही अनाउंस करके गया था कि हनुमानगढ़ के लिए जब भी कोई काम होगा मैं हाजिर रहूंगा। निःशुल्क निःशुल्क या सशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क। पक्की बात? अच्छा, नहीं एक बात बताओ ख्याली जी, आप कह रहे हो यार यूपी गवर्नमेंट बुलाती है, हरियाणा गवर्नमेंट बुलाती है, राजस्थान गवर्नमेंट बुलाती है, आपका फर्ज नहीं बनता क्या कि आप मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं जी, कि यहाँ राजस्थानी फिल्में बने, यहाँ का युवा वर्ग राजस्थान की संस्कृति से परिचित हो, उसके अंदर ऐसे संस्कार आए, आपने कभी प्रयास किया? बिल्कुल सर, मैंने प्रयास नहीं, मैंने इस पर स्टडी किया। हाँ, स्टडी किया तो यहाँ राजस्थानी फिल्मों का स्कोप इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं राजस्थान में कम से कम 20 तरीके की बोली है। ये हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर हरियाणा पंजाब के टच में बागड़ी है। हाँ, बीकानेर 20 तरह की बोली है और 20 कोस पे बदल जाती है। हाँ, बीकानेर जोधपुर जैसे इधर शेखावाटी, मेवाती, मतलब इतनी। अब बागड़ी फिल्म होगी तो उनको समझ नहीं आएगी, हड़ौती होगी तो हमें समझ नहीं आएगी। जब तक हमारे राजस्थान की भाषा एक नहीं होगी, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक राजस्थानी सिनेमा कभी सक्सेस नहीं होगा। नहीं, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, और ये पूरे राजस्थान में, राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, ये संभव मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में एक ही भाषा बोली जाए। हो सकता है सरकार मान्यता दे दे, वो एक अलग चीज़ है, मान्यता देंगे। हाँ, स्कूल में पढ़ाई। अगर ऐसी बात होती ख्याली जी, तो आप याद करो एक फिल्म बनी थी मेरी प्यारी चरणों, ठीक है, एक बनी थी सुपात्र बीरनी, फिल्म बहुत हिट हुई थी, पूरे राजस्थान में चली थी। अगर भाषा समझ में नहीं आती तो कैसे चल पाती? सर वो ऐसा है ना, देखिए हरियाणा की एक फिल्म चंद्रावल भी बहुत, हाँ, चंद्रावल यहाँ राजस्थान में बहुत चली थी। सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, जिसमें अगर वो बंगाली में है तो भी अपने को समझ आ जाएंगे। और उस टाइम सिनेमा का दौर भी ऐसा था जब रामचंद्रन आई थी, या सुपात्र बीरनी आई थी, या नखरालो देवरियो आई थी,
है ना, बाई चाली सासरिया, बाई चाली सासरिया। वो दौर ये था कि कुछ भी लगा दो, हाँ, सिनेमा चलता के था। अलावा कोई एंटरटेनमेंट था ही नहीं, इंटरटेनमेंट का साधन नहीं वो था। देखना सिर्फ सिनेमा में फिल्म चल रही है, लोग आ रहे हैं, ऊंट गाड़ा चल रहा है, वो चीजें देखने के लिए जाते थे, ना कि सुपात्र बीननी। अच्छा, अब वो चीजें कुछ इतनी सिंपल थी कि वो बहुत सारी अच्छी चीजें चली भी है। उसके बाद क्या हुआ, उस बजट की, उस लेवल की, उस कहानी की नहीं बनाई। हर एक को ये लगा ले 10 लाख में फिल्म बनती है जी, ऑर्केस्ट्रा वाले भी प्रोड्यूसर बन गए, डॉक्टर भी प्रोड्यूसर बन गए, मास्टर भी बन गए, तो वो हुआ। और सर देखिए, मान्यता मिलेगी राजस्थानी भाषा को तो राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, जैसे पंजाबी पढ़ाई जाती है। पंजाबी अमृतसर में भी फर्क है, पटियाला में भी फर्क है, लेकिन पढ़ाई जाने की वजह से बोली पूरी समझी जाती है। जब पढ़ाई जाएगी, वही जोधपुर पढ़ाई जा रही है, वही हमारे यहाँ, तो हम लोग समझेंगे उस भाषा को, धीरे धीरे उसका बदलाव आएगा। ख्याली जी, सुनने में आया कि आप अपने बेटे मानव को भी आगे ला रहे हैं इसी लाइन में। जी। कहाँ से शुरुआत की उसने? सर मैं लेके नहीं आ रहा हूँ, मेरे धक्के से आ ही जा रहा है अपने आप। अच्छा, अपने आप आ जा रहा है। हाँ, खून का असर आ रहा है उसमें। हाँ, खून का असर। पिता पे पूत, सवार पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा है। उसके पीछे ये था कि मैं, जब मेरा कॉमेडी सर्कस शो चलता था, वो 4 साल का था और वो मेरे बिना रहता नहीं था। शुरू से हमारा बड़ी फ्रेंडशिप रही, तो मैं उसको साथ में गाड़ी में बिठा के ले जाता, क्योंकि स्कूल से भी उसकी छुट्टी होती थी, 4 साल का तो जाता नहीं था। अब वहाँ उस सेशन में बच्चा ये एक और सारे सेलिब्रिटीज थे। कॉमेडी सर्कस में नए आर्टिस्ट नहीं थे, जो हिट आर्टिस्ट थे उन्हीं को, कृष्णा, सुदेश, उर्वशी ढोलकिया, करिश्मा तन्ना मेरे साथ करती थी, शकील सिद्दीकी पाकिस्तान के स्टार, तो ये स्वप्निल वीआईपी। अब बच्चा ये एक होता था, खिलाने वाले इतने सारे होते थे, अर्चना पूरन सिंह और सतीश जी और, तो वो सब क्या करते थे, जैसे ही ब्रेक आया तो ये तब तक तो इसको पकड़ के रखते थे, जैसे ही ब्रेक आया तो ये भाग के स्टेज पे चढ़ जाता था, कभी माइक लेके इधर लिट रहा है, कभी उधर घूम रहा है, तो कभी बन कहता लहरी अंकल ऐसे बोले, कभी कृष्णा अंकल ऐसे बोले, तो फिर वो खुद छेड़ने लगे, अरे मानव, अर्चना अर्चना, तो तो वो भी उसको टॉफी दे देती थी। तो वो करते करते इसको ना वहां से कीड़ा आना शुरू हुआ। फिर ये काफी बोलने लग गया, तो उसी कंपनी का एक शो हुआ था लाफ्टर के फटके 2008 में, तो वो स्टार वन ने इससे शो करवाया, हम दोनों ने साथ में स्क्रिप्ट करी, वो इसका बड़ा हिट रहा, बड़ा सुपर हिट रहा। अभी 4 साल का बच्चा इतना फटाफट जवाब दे रहा है, उसका वो रूटीन का काम था, उसके लिए वो कोई स्पेशल नहीं था। फिर मैंने उसका इंटरेस्ट देख के और उसको मैंने सिखाना शुरू कर दिया। सिखाना इन द सेंस, जहाँ इंस्टीट्यूट में अच्छे थिएटर होते हैं, जयपुर जवाहर कला केंद्र में वो थिएटर कर चुका है, ताजमहल का टेंडर जैसे नाटक में वो सूत्रधार था, समीर जी जैसे डायरेक्टर के साथ प्ले किए उसने बहुत, बरेली वो सीख के आया 2 महीने, चंडीगढ़ वो थिएटर सीख के आया। ये नहीं कि ख्याली का बेटा है तो वो टीवी में आ जाए, तो उसको कुछ आता है तो टीवी में आएगा। उसके स्पेशल ट्रेनर है डांस के लिए भी, वो भी उन्होंने खूब मेहनत की। अभी एक शो लाफ्टर पहले आया, लाइफ यंग स्टार HDFC के लिए, HDFC लाइफ यंग स्टार साइरस के साथ, साइरस बहुत बड़ा टीवी का, तो उसका नेट से 4000 बच्चों में से उसको सिलेक्ट किया, उसका बहुत अच्छा रहा। उसमें से उसको सिलेक्ट किया। छोटे मियाँ धाकड़ कलर टीवी अभी चल रहा है, सैटरडे संडे आता है 6 बजे 9 बजे। भारती सिंह गोविंदा के साथ उसने परफॉर्म किया इसमें, सोनू सूद के साथ परफॉर्म किया, नेहा धूपिया के साथ परफॉर्म किया। तो वो एक से एक बड़ा सुपर 26 एपिसोड थे, तो उसने 52 कैरेक्टर किए। वो मेरा कराने के पीछे मकसद ये था कि अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग प्रैक्टिस करें। अब ये फन कॉमेडी भी करता है, एंकरिंग भी करता है, बेसिकली ये थिएटर आर्टिस्ट है, डांसर भी बहुत अच्छा है। कितनी उम्र है इसकी? उसकी उम्र होगी 12 साल। तो इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही? तो पढ़ाई अभी थोड़ा पिछले अगस्त के बाद, क्योंकि वो शो की शूटिंग लगातार चली, तो डिस्टर्ब हुई, अदरवाइज मैंने पहले कभी डिस्टर्ब नहीं होने दी। छुट्टियों में उसका कंप्लीट करवाया। अब आगे के लिए मैंने 1-2 प्रोजेक्ट इसके शायद पोस्टपोन किए हैं। 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। एक गंगा फिल्म का ऑफर आया, जो राजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर रियासत के, उनको 12 साल की उम्र में राजा बना दिया था। क्या परिस्थितियां थी कि 12 साल के बच्चे को राजा बनाना पड़ा, क्या 12 साल का बच्चा कैसे हैंडल करेगा अपने स्टेट को, उसके ऊपर वो उन परिस्थितियों पे वो कहानी है। तो वो उनको पसंद आया, उनको बहुत फिट बैठा, इसको साइन किया है। गंगा फिल्म में एज ए हीरो गंगा का रोल करेगा जब 12 साल की उम्र में बच्चा बन गया था। तो मैं उनको मना नहीं कर पाया, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे वो। अभी एक और शो बहुत जल्दी बड़े नेशनल चैनल पे बड़े स्टार के साथ आ रहा है, इसका 16 तारीख को बुलाया इसको वहाँ पे,
फाइनल ऑडिशन के लिए। तो कुछ ऐसे ऑफर है जो करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी आगे पीछे सुबह शाम करके कराना पड़ता है। तो मतलब अपन इसको मारवाड़ी में कह सकते हैं भी टाबर थकाई कमाने लग गयो। कमाओ, बहुत टाइम हो गया उसको कमाते हुए, और मैं कभी उसके पैसे नहीं लेता, वो मेरे से पैसे नहीं मांगता। बड़ा बेटा जो मेरा है ये पैसे नहीं मांगता, ये इससे बढ़िया, इसलिए कि नहीं इससे बढ़िया लैपटॉप सारी टेंशन दूर होगी। मतलब टेंशन खत्म। लैपटॉप चाहिए तो मुझे नहीं पता, वो लेके आया तो मुझे बताया कि 35,000 का मैं लैपटॉप लेके आया। तेरे को कहाँ थे कि मैं वो बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शो करके आया तो उन्होंने 25,000 रुपए दिए थे, तो वो 10 कहाँ से लेके आया कि पहले मैं SKD कॉलेज हनुमानगढ़ में करके आया था 11,000 बाबूलाल जी उठ ले। तो मैंने कहा ऐसे पूरे किए। अब उसके ड्रेस का और फोन का और जो, अच्छा वो बहुत सिंसियर भी है, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। जयपुर जवाहर कला केंद्र में थिएटर करता था, तो सुबह 7 बजे वो लोकल बस में बैठ के जाता था, वहाँ उतर के उसको 1 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता था, वहाँ थिएटर क्लास करता था, वापस 2 बजे धूप में 1 महीना पहले 55 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ से वापस वही लोकल बस में आता था। कोई एक्स्ट्रा सुविधा उसने कभी मांगी नहीं, मैंने कभी ना दी। मेहनती है। हाँ। तो ख्याली सारंग जी, ये बहुत से लोग, हज़ारों लोग रोज़ बॉम्बे में जाते हैं जी। हीरो बनने के सपने लेकर के, हीरोइन बनने के। युवा वर्ग एक तरह से जी। इस फिल्मी चकाचौंध ग्लैमर से बहुत प्रभावित है, और सुनने में ये भी आया, देखा भी है कि अगर 100 आदमी जाते हैं तो उसमें 98 वापस आ जाते हैं जी। कामयाबी नहीं मिलती। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या इस चकाचौंध से प्रभावित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खुद का टैलेंट देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रभावित होना चाहिए। प्रभावित होगे तो आप उसको सीखने की, जानने की कोशिश करोगे। आप उसको सीखिए जितना सीख सकते हो। आप जयपुर जवाहर कला केंद्र में सीखिए, आप दिल्ली NSD में सीखिए, आप चंडीगढ़ थिएटर डिपार्टमेंट में सीखिए भी। अपने यहाँ छोटे शहरों में थिएटर जैसी चीजें नहीं होती, वहाँ जाके आप सीखिए, आप साथ में काम करिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 6 साल कपड़ा मिल में मजदूरी की, मैंने सीखा, थिएटर सीखने के लिए किया। मुंबई अगर आप जाते हैं, आप अपने आप को आर्टिस्ट समझ के मुंबई जाते हैं, तो आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चक्कर मत काटो। आप सबसे पहले वहां पे नौकरी ज्वाइन करो और कोशिश करो फिल्म लाइन में जो काम मिल जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर के 20 असिस्टेंट होते हैं, टेक्निकल होता है तो उसके 20 एक पार्ट होते हैं, लाइटिंग का अलग होता है, कैमरे का अलग होता है, तो ऐसे प्रोडक्शन की टीम होती है तो उसमें 20 एक पार्ट होते हैं। आप इस लाइन के अंदर पहले किसी तरीके से ऐसे घुसो कि आपको 2 रुपए मिले। मुंबई जाने का मतलब है सर, आपको महीने का कम से कम झुग्गी झोंपड़ी में रह के अगर काम चलाओगे तो 40,000 रुपए 50,000 रुपए महीने का खर्चा चाहिए। अब आप काम करके अगर 20-30 हजार रुपए कमा रहे हो तो 20-30 हजार रुपए घर वाले भेजते रहेंगे साल 2 साल, तब तक कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि 40-50 हजार रुपए घर वाले ज्यादा दिन नहीं भेज सकते, साल 2 साल बाद हाथ जोड़ देते हैं, वापस बुला लेते हैं। अब वो वहाँ के माहौल में इतना डल जाता है कि कोई राय दे देता है जी 3 पेज पार्टियों में जाओ, वहाँ म्यूजिक लॉन्चिंग उस पार्टियों में जाओ, वो पार्टियों में जाने शुरू करते हैं, वहाँ प्रोड्यूसर मिलेंगे, डायरेक्टर मिलेंगे, वहाँ अगर कोई जानकार चेहरा है तो हाथ मिला लेते हैं, अनजान से कोई किसके पास टाइम है। अब वो पार्टियों में 2:30 बजे फ्री होंगे, 3 बजे घर आएंगे, 4 बजे सोएंगे, सुबह 11 बजे उठेंगे, तो फिर 12 बजे 1-2 बजे कोई सोचेंगे, तब तक ऑफिस बंद होने का टाइम हो जाता है। तो उनका स्ट्रगल करने का शेड्यूल ही चेंज हो जाता है। बहुत बच्चे कामयाब होते हैं, काम कर रहे हैं और वो वहाँ नौकरी भी करते हैं, सीखते भी हैं। मेरे खुद के 4-5 चेले ऐसे हैं जो मुंबई में अच्छा टीवी शोज भी करते हैं। टीवी शो नहीं है, मान लो कोई छोटा पार्ट है या तो वो किसी के असिस्टेंट लग जाते हैं। मतलब उन्होंने ये कसम कर ली कि हमने वापस नहीं जाना, वहाँ रहने के लिए रोटी का जुगाड़ कर लिया। अब वो धीरे धीरे 2 साल बाद मौका मिले, 4 साल बाद मौका मिले। सर राजू श्रीवास्तव ने 25 साल बाद 2005 में लाफ्टर शो से हिट हुआ था। वो आदमी 84 में मुंबई गया था और उसने 25 साल तक डटा रहा। वो चलिए ये बात सही है, इंसान की तकदीर का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे आप राजू श्रीवास्तव का उदाहरण दे रहे हो, फिल्म में मैंने भी बम्बई 2-4 बार मुझे जाना का मौका मिला है और वहाँ फिल्म पत्रकार दोस्तों के साथ मैंने भी वहाँ का फिल्मी माहौल देखा है। मैंने कई लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि बरसों माह हो गए लेकिन कोई प्रतिभा नाम की उनके पास चीज़ नहीं है। जब टैलेंट नहीं है तब आप मुंबई जाकर के क्या करोगे? सर उस मेरा कहने का बाबत है, आप जैसे करें हैं समझ गया मैं तो ये समझता हूँ कि मुंबई उसी को जाना चाहिए जिसके अंदर प्रतिभा है। और प्रतिभा जो है वो जन्मजात होती है, वो किसी थिएटर में काम करने से या किसी और शोज में काम करने से नहीं आएगी। उसको थोड़ा बहुत 98% है तो 2% आपके वो कम, बाकी तो आपके वो जन्मजात है।
जी जी। जब आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर वहाँ जाकर के पैसा खराब करना और चकाचौंध से प्रभावित होना। लेकिन सर उस आदमी को तो लगता है ना कि मैं टैलेंटेड हूँ। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि तू टैलेंटेड नहीं है? उसको उसका, लेकिन उसका टैलेंट है वो वहाँ पे काम का नहीं है। अब मैं चला जाऊँ किसी, मुझे हनुमान जी का रोल दो, कोई नहीं देगा हनुमान जी का रोल। उसके लिए वो दारा सिंह को ढूंढेंगे। दारा सिंह को अब मैं कहूँ नहीं, मुझे हनुमान जी बनना आता है, रामलीला में बना हूँ, मैं ऐसे मुंह कर लेता हूँ, देखो मैं बनना आता है। लेकिन वो टैलेंट वहाँ मेरा टैलेंट है, मैं हनुमान जी बनने को काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा क्योंकि आपसे बड़े बड़े हनुमान वहाँ बैठे हैं। समंदर है वो तो हनुमानों का। उनका जो टैलेंट है वो वहाँ काम नहीं आ रहा है, उनको पेश करना नहीं आ रहा है। खैर, तो ये थे प्रख्यात फिल्म कलाकार कॉमेडियन श्री ख्याली सारन। ख्याली सारन का कहना है कि राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि वो कलाकारों को प्रोत्साहित करे। कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थानी भाषा को मान्यता दे, और जब पूरा प्रदेश इस भाषा को समझेगा तब यहाँ फिल्में बनेंगी और वो कामयाब भी होंगी। ख्याली सारन का कहना है कि युवा वर्ग जो कि फिल्मी ग्लैमर से प्रभावित होकर के मुंबई की ओर रुख कर जाता है, उसको अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। यदि उसमें प्रतिभा है तभी मुंबई जाने का जोखिम ले, अन्यथा पैसा और समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। ख्याली जी, आप ऑफिस में बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू बंटी सर।